वेलकम फ्रेंड्स और मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हम लेक्चर में आगे बढ़ते हुए चलते रहे हैं। तो अब हम इस लेक्चर में भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का विकास किस तरह से हुआ, इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। और इन चीज़ों में हम बहुत से विद्रोह भी देखेंगे जो कि इससे संबंधित हैं। तो देखो, भारत में जो आंतरिक सुरक्षा है इनसे जुड़ी चुनौतियों का विकास कई चरणों में हुआ। लेकिन सबसे पहले हम ब्रिटिश कालीन चरण को देखेंगे। तो ब्रिटिश काल में क्या हुआ? ब्रिटिश काल में जो औपनिवेशिक ब्रिटिश नीतियों के द्वारा औपनिवेशिक ब्रिटिश नीतियां जो चली, उसके चलते लोगों में जो भावना असंतोष पैदा हुआ वो सन्यासी विद्रोह है और मोपला विद्रोह है जो कि ट्राइबल्स ने किया। मोपला तो किसानों ने भी किया था, सन्यासी था ट्राइबल्स के द्वारा, ठीक है। मोपला किसने किया था? किसानों ने। और कृषक विद्रोह दक्कन में हुए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो इन चीज़ों से आंतरिक चुनौतियां मिली। चूँकि ये जो चीज़ें हैं, ये विद्रोह जो हुए थे वो कि जिस समय में हुए थे ब्रिटिश कालीन समय में, तो यह माना जाता है कि ये विद्रोह सही थे और इसने भारत को आज़ाद कराने में एक भूमिका निभाई। लेकिन उस समय तो ये आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती थे, लेकिन अब उनके लिए क्या माना जा रहा है कि उनने आज़ादी दिलाई हमारे देश को। और इसी तरह जो गर्मपंथी और गांधीवादी चरण में भी हम देखते हैं कि जिस तरह से सत्याग्रह और बहिष्कार, असहयोग या सविनय अवज्ञा जो है, उससे भी आंतरिक सुरक्षा को स्वाभाविक चुनौतियां मिली हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो गर्मपंथी और गांधीवादी समय था, उस समय भी क्या हुआ है, आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां मिली। तो ये समय था आज़ादी के पहले का, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सही भी माना जाता रहा है। और इसके बाद क्या हुआ, इसी समय में फूट डालो राज करी नीति से जो विभाजन के दौरान हत्या और लूटपाट हुई, उससे भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। क्योंकि सुरक्षा का मतलब है कि जान और माल को सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। मुख्य संकीर्ण जो उसकी अवधारणा है, तो इससे बहुत लूटपाट हुई, जान मान को हानि हुई। लेकिन जो चीज़ें हुई आज़ादी के पहले, वही चीज़ें हमें ब्रिटिश सरों के जाने के बाद विरासत में मिली। तो वही चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं। तो इसमें फिर बाद में हम क्या देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो चुनौतियाँ रहीं वो बहुआयामी रहीं, और वो चुनौतियाँ एक तरीके से फूलती फलती रहीं। तो शुरू में तो लोग खुश रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि अब हम वंचना के शिकार हैं। तो किस तरीके से चीज़ें देखने को मिली, तो देखो क्या था कि निर्जातीय और विकासात्मक वंचना का लोगों को सामना करना पड़ा आज़ादी के बाद। क्योंकि निर्जातीय विविधता है भारत में, तो कई लोगों ने अपने आप को निर्जातीय रूप से पिछड़ा पाया और कई लोगों ने विकास क्रम में अपने आप को पिछड़ा पाया। तो इस तरीके से उनने क्या किया, अपने आप को अलग थलग समझा और उन चीज़ों को बढ़ाया जो आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां दे सकते थे, ठीक है। तो इसी में क्या हम इन चीज़ों को चरण में मान के देखते हैं। तो देखो ऐसे कोई डिफाइन नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चरण में देखेंगे इसको। तो 1947 से 1950 के चरण में शरणार्थी संकट रहा, सांप्रदायिक दंगे रहे और रियायतों का विद्रोह रहा। 1950 से 60 के बीच में भाषाई आंदोलन रहे, जैसे आंध्र प्रदेश में हुआ, कृषक असंतोष हुआ और नॉर्थ ईस्ट में अलगाव हुआ या नागा विद्रोह हुआ। 60 से 70 के बीच में चीन पाकिस्तान से युद्ध हुआ, इससे भी हमारे यहाँ आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न हुई। 1966 से खाद्य संकट आया। 1967 से क्षेत्रीय दलों की संकीर्ण राजनीति, एग्जाम्पल मराठा को देखने को मिली, और लैंड रिफॉर्म के फेल होने से वामपंथी असंतुष्ट हुए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको चरण में देखा किस तरह से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां आ रही हैं। तो 1970 में बांग्लादेश वार हुआ और बांग्लादेशियों की जो शरणार्थियों का संकट, वो उसकी समस्या सामने आई। उत्तर पूर्व में उग्रवाद बढ़ गया था, सिविल सोसाइटी जेपी मूवमेंट भी हुआ। इस तरह से इमरजेंसी भी है इसके बाद। तो इस तरह से कैसे क्या होगा,
आईएस को क्या हुआ, खतरा हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा बढ़ा। ठीक है, 1970 के बाद 80 तक जब समस्याएं पहुंची तो 80 के बाद नई समस्याएं जो उत्पन्न हुई, खालिस्तान, तमिल संकट आया, लिट्टे प्रवाहकरण की समस्या आई। तो इन लोगों ने भी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दी और 1884 में दंगे और फिर ब्लू स्टार ऑपरेशन, इससे भी चीज़ें और बिगड़ गई। ठीक है, फिर इसके बाद 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन चला और इससे डायरेक्ट चैलेंज दिया गया। तो यहाँ से भी देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ बढ़ी। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद 1990 में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ और मुंबई के दंगे हुए और कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, JNK की प्रॉब्लम बढ़ी। ठीक है, तो इस तरह से इस समय भी समस्याएं थीं। 1990 के बाद LPG जनित चुनौतियां उत्पन्न हुई, विषमता, बेरोजगारी, गरीबी, विस्थापन, आदिवासी की समस्याएं भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से उत्पन्न हुई। ठीक है, इसमें विषमता बहुत ज़्यादा बढ़ी। और 1990 के बाद जब संचार क्रांति हुई तो संचार जन संकट आई, साइबर क्राइम, साइबर टेरर की चीज़ें देखने को मिली और नार्को टेरर यानी कि मादक पदार्थों से जुड़ी समस्याएं भी सामने आई। और साइबर टेरर और नार्को टेरर मिलकर काम करता रहा है, तो इसको ऑर्गेनाइज्ड टेरर भी कहते हैं। ठीक है, और 1990 के समय के बाद से खाड़ी युद्ध हुए और अमेरिका का एकाधिकार हुआ। तो इस तरीके से और समस्याएं जटिल होती गई। 1990 के दशक में चुनौतियां राष्ट्रीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय कारकों से भी प्रभावित हुई, जैसे USSR का वेक्टन से हथियारों की तस्करी का बढ़ना और अमेरिकी नीतियों से इस्लाम टेरर का उभरना। हिंद महासागर की जो भू राजनीतिक लड़ाई थी वो शुरू हो गई, विदेशी शक्तियों की इसमें रुचि होने लगी, तो इस तरह से भी दिक्कतें बढ़ती गईं। पड़ोसी राष्ट्रों से संबंधों का बिगड़ना, चीनी अमेरिका द्वारा भारत को घेरने की नीति और हमारे पड़ोसी देशों का असफल राष्ट्रों में उभरना या लोकतंत्र का असफल होना। ठीक है, और तेल कूटनीति का भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ना। ठीक है, जैसे यहाँ से ग्वादर पत्तन, चाबहार पत्तन डेवलप किए गए। वन बेल्ट वन रोड प्रॉब्लम चाइना द्वारा जो हो रही है, वन बेल्ट वन रोड प्रॉब्लम, तो इससे भी दिक्कतें और बढ़ी और आंतरिक सुरक्षा को क्या हुआ, हार्म हुआ। ठीक है, तो और क्या हुआ इसमें, और जो नार्कोटिक्स, जो नार्को या मादक पदार्थ जो बढ़ा, उससे भी समस्या बढ़ी। तो ये भारत में क्यों बढ़ा, भारत में नार्को यानी कि ड्रग्स और हथियारों का जखीरा जो देखने को मिलता है वो क्यों मिलता है, इसका एक कारण है। एक तो भारत की भौगोलिक स्थिति, इसमें तट हैं और सीमाएं हैं, बहुत डिपेंडेंट इस पे रखती है। चूँकि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक स्वर्णिम अर्धचंद्र यानी कि गोल्डन सेमी मून, ये दिख रहा है आपको, और एक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, स्वर्णिम ट्रायंगल, इसमें बर्मा, थाईलैंड और लाओस जो कि हथियार बनाता है। और यहाँ पे ड्रग्स बनते हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। तो यहाँ से हथियार जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से ड्रग्स जाते हैं यहाँ पे और हथियार जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से इस लेन देन में भारत में भी जो ड्रग्स हैं और हथियारों का बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है, IS यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी को हार्म होता है। तो इसमें क्या हुआ नेक्स्ट, तो एक तो ये रीजन हो गया भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए दिक्कतों का। अब भारत की आंतरिक सुरक्षाएं बहुत सारी हैं, तो इसका निवारण भी तो होगा कुछ, निवारण क्या होगा इसका, तो ये बहुत सारे निवारण दिए हैं नीचे की ओर, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यानी कि पढ़ेंगे। तो छोटे लेक्चर रखने की कोशिश करते हैं
क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर मतलब पता नहीं आप झेल पाओगे नहीं झेल पाओगे। और ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, बाय, और आगे लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।